है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वुडरॉ विल्सन के दूसरे लेक्चर की। पिछले लेक्चर में हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने उनके ऐसे का बैकग्राउंड देखा था कि किन बैकग्राउंड्स में उन्होंने इस ऐसे को लिखा था। फिर हमने देखा था कि वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेट में एज अ डिसिप्लिन क्यों इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी के बारे में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, इसको हम डायकोटोमी कहते हैं। तो इसके बारे में वुडरॉ विल्सन का क्या व्यू पॉइंट था। तो विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आप इस समय राजस्थान में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जोड़ तोड़ सरकार बनाने की कवायद चल रही है। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बात, क्योंकि इन सब पचड़े में, अगर पॉलिटिक्स के पचड़े में एडमिनिस्ट्रेटर पड़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। जो काम उसको दिया गया है, जो डेवलपमेंट का काम, रूल्स रेगुलेशंस को देखने का काम जो एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया है, वो उसको सही तरीके से कर नहीं पाएगा। इस वजह से वुडरॉ विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ द पॉलिटिक्स। हरी एंड स्ट्राइफ यानी कि खचड़ पचड़, जो पॉलिटिक्स में खचड़ पचड़ होती है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को दूर रहना चाहिए। तभी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे विल्सन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्टिंक्शन की बात कही थी कि दोनों अलग अलग हैं और इस वजह से दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। उनके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम एक टेक्निकल फील्ड है, एक एक्सपर्टीज़ का फील्ड है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल काम है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल काम है और पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से जोड़ तोड़ वाला काम है। तो जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना चाहिए, और उसके अलावा जो स्टेट्समैन होते हैं उनको पॉलिटिक्स का काम देखना चाहिए। तो पॉलिटिक्स का काम स्टेट्समैन का है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का है। ठीक है, इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है। ठीक है, जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको एक्सिक्यूट करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से वो कानून काम करेगा, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। लॉ बनाने का काम, देखिए यहाँ पर भी ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स का काम है, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस का काम है वो है लॉ मेकिंग। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो है लॉ एक्सिक्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से दोनों अलग अलग हैं। इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। इस वजह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फ़र्क है। ठीक है, और विल्सन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ये जो मैंने बोल्ड में लिखे हुए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, दीज आर टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, जब भी आप अगर विल्सन के ऊपर सवाल पूछेगा कि विल्सन ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की बात क्यों कही थी, तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, इसको कोट भी कर सकते हैं। विल्सन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। फिर विल्सन ने टेक्निकल ऑफिशियल्स और पब्लिक लॉ, ये वाली बात भी कही थी, डिटेल्ड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ एंड पब्लिक लॉ मेकिंग की बात कही थी। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ये टेक्निकल वर्ड्स, ये कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपके आंसर तो सही होगा लेकिन आंसर में दम नहीं आएगा। आपको 10 में से 4 दे देगा, लेकिन 10 में से अगर आपको 6 या 7 नंबर चाहिए तो आपको इन टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करना अति आवश्यक है। ठीक है, और विल्सन ने पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट किया। उनका कहना था कि पॉलिसी बनाने का काम पॉलिटिशियंस का है और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम एडमिनिस्ट्रेटर का है। और इसी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन
कि जो सेपरेशन की बात विल्सन ने कही थी उसको हम विल्सोनियन डायकोटमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा, विल्सोनियन डायकोटमी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विल्सोनियन डायकोटमी। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि विल्सन ने इस डायकोटमी की बात कही थी। अब बात आती है कि हालांकि बाद में विल्सन ने ये इस बात को एडमिट किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। विल्सन ने हालांकि कहा था कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी मेकिंग का जो काम है वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं करता है, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी उसका रोल अदा करते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पॉलिसी के बारे में डिटेल नॉलेज होती है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको अपने क्षेत्र के बारे में कितना अच्छे से पता होता है। ठीक है, बिना डिग्री के लोग भी ह्यूमन HRD मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या ही पॉलिसी बनाएंगे, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट सिविल सर्वेंट्स की। तो पॉलिसी मेकिंग का काम जो है सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में सिविल सर्वेंट्स भी अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, और ये बात विल्सन ने भी स्वीकार करी कि दोनों ही एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, इस वजह से कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक खास बात इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो विल्सन ने इस डायकोटमी की बात कही थी वो किसी सैद्धांतिक रूप से बात नहीं कही थी। उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था कि भाई प्रिंसिपल तरीके से सिद्धांत, अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग होना चाहिए। उन्होंने सिंपल बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से अलग रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया कि भाई यही सही है, ऐसा होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से। समझ में आ रही बात? उन्होंने एक बेसिस दिया, एक प्रैक्टिकल रीज़न दिया इस डायकोटमी का। प्रैक्टिकल रीज़न ये था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स अलग अलग रहेंगे तभी जाकर एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट और ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर काम कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्मूथ तरीके से और एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि पुलिसिंग के फंक्शन में अक्सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, आपने अभी सूरत में देखा कि एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने किस तरीके से, जब कुछ लोग बिना मास्क पहन के घूम रहे थे तो उनको पकड़ा, तो वहाँ पे फिर वो पॉलिटिशियन का लड़का था, फिर उसके पॉलिटिशियन का फ़ोन आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, जिसकी वजह से उस लेडी कांस्टेबल को रिज़ाइन भी करना पड़ा। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं आप जो अक्सर अपनी लाइफ में देखते रहते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में दखलंदाजी करते रहते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विल्सन ने बात कही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। हालांकि विल्सन ने यह भी कहा था कि डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना अति आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर होता है, ठीक है, मिनिस्टर के नीचे आप देखेंगे तो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, बहुत सारे और सारी चीज़ें होती हैं जो नीचे तक पटवारी लेवल तक आता है। ठीक है, तो विल्सन का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिस्टर या इलेक्टेड ऑफिशियल यानी कि हमारे जो मिनिस्टर है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि डेमोक्रेसी में मिनिस्टीरियल कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच में कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। तो क्या क्या दो बेसिस दी थी? पहला तो ये है कि दोनों एक ही स्फीयर में काम करते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न ये दिया था कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंट्रोल होना आवश्यक है। तो इन दो वजहों की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच में पूरी तरीके से डायकोटमी संभव नहीं है, और ये सेम बात विल्सन ने कही थी। ठीक है, क्यों होनी चाहिए मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट बनेगा और
उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, कोई भी जो इंटरफेरेंस है वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना आवश्यक है, और अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होगा, और चूंकि वो एक दूसरे के ही एक ही स्फीयर में काम करते हैं, इस वजह से दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया पहला पॉइंट। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात विल्सन ने कही थी। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें कंपेयर करना चाहिए, यानी कि अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कंपेयर किया जा सकता है ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, यानी कि विल्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एडवोकेटेड कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना सिर्फ स्टडी करना है, प्लस उसके साथ साथ दूसरे देशों के एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टडी करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बोली थी बात कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी वजह से वुड्रो विल्सन को कुछ लोग फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ही इज़ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो है ही, उसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए। सीपीए के ऊपर हालांकि एक पूरा अलग से लेसन है, ठीक है, एक पूरा सिलेबस में लेसन है, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए तो काफ़ी है। अब बात आती है, विल्सन ने एक बात कही, विल्सन ने ये कहा कि यूरोप में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा एडवांस्ड है अमेरिका के मुकाबले। अब ऐसा क्यों है? तो एक चीज़ हमें समझने वाली ये है कि क्यों यूरोप में एडमिनिस्ट्रेशन उस समय 1887 में जब विल्सन ने ये किताब ये जब एस्से लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो विल्सन ने कहा था कि यूरोप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा एडवांस है। इस वजह से एडवांस है क्योंकि ब्रिटेन में क्या था कि जैसे ब्रिटेन में, जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन में मोनार्की है। ठीक है, ब्रिटेन में मोनार्की है, और मोनार्की को अगर सही तरीके से चलाना है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है मोनार्की को अगर एफिशिएंट तरीके से अपना काम करना है तो। और इसी वजह से अगर हम एक बात कहें कि ब्रिटेन में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जितना एफिशिएंट तरीके से काम करेगा वो मोनार्की को बचा के रखेगा, नहीं तो होगा क्या कि लोग मोनार्की के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। तो इंडिया में भी अगर आप देखें तो जो सिविल सर्वेंट्स जो बनाए गए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए, ये सब सारी चीज़ें क्यों थी? ताकि विद्रोह को रोका जा सके। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करते थे। तो सेम ब्रिटेन में भी यही कंसेप्ट था कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी था ताकि जो राजा महाराजा थे ब्रिटेन के, वो अपना आसानी से अपना मौज मस्ती कर सकें और शासन कर सकें। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था ये। लेकिन अमेरिका में क्या था कि अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, और चूंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी थी तो जो लोगों का जो मैक्सिमम जो फोकस था वो संविधान के ऊपर था। ठीक है, और अमेरिका में कोई भी अगर समस्या आती थी, अगर एफिशिएंसी की समस्या आती थी या लोगों को सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज सही तरीके से नहीं मिलती थी, तो लोग संविधान को सही करने की कोशिश करते थे, संविधान को अमेंडमेंट के थ्रू बेहतर करने की कोशिश करते थे, ना कि उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था। ब्रिटेन में चीज़ों को बेहतर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म किया जाता था। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या था, यहाँ पे तो पहले से डेमोक्रेसी थी और वहाँ पे संविधान को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अमेरिका में अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आती थी, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने का फोकस होता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने की आवश्यकता यूएसए में ज़्यादा देखने को मिलती। ठीक है, फिर उसके बाद इसी वजह से वुड्रो विल्सन कहते हैं कि अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी डेवलप नहीं हो पाया। अमेरिका में ज़्यादा लोगों का फोकस होता था सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ज़्यादा लोगों का फोकस होता था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पॉलिटिकल फोकस ज़्यादा होता था इन कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस वजह से अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं हो पाया। इस
कंटेक्स्ट में वुड्रो विल्सन कहते हैं इट इज़ ईजी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू रन इट। मतलब संविधान लिखना आसान है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि संविधान लिखना तो आसान है, लेकिन संविधान को रन करना काफ़ी कठिन है, और संविधान को रन करने के लिए हमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आज के समय में पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक मेजर चैलेंज हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैज़ बिकम अ रियल चैलेंज इन टूडेज कंटेक्स्ट। और संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तभी वो संविधान को प्रिजर्व कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और प्रोपागेट कर सकता है उसकी फिलॉसफीज को, ठीक है। और इसी वजह से विल्सन को हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें पढ़ना चाहिए, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए और उसको कंपेयर भी करना चाहिए, ठीक है। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक हम अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जर्मनी के या फ्रांस के या किसी भी, या जापान या चाइना या इंडिया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ हम दूसरे देश से सीख सकते हैं, ठीक है। हम कब सीखते हैं अपने आप, अगर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से तो हम सीखते हैं। किसी के पास कोई और चीज़ बेहतर होती है, किसी के पास बात करने की चीज़ अच्छी होती है। आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे, आपका कोई दोस्त है जो पढ़ने में अच्छा होगा, कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, तो उसके साथ आप अपनी तुलना करते हैं और उस अपनी तुलना करके आप उससे सीखने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं और उन खामियों को कैसे दूसरों से सीख के हम आगे बेहतर कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करके पढ़ने की आवश्यकता है। इस वजह से वुड्रो विल्सन ने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही थी, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे स्कॉलर्स और थिंकर्स थे जिन्होंने विल्सन को क्रिटिसाइज़ किया। उनका ये मानना था कि अगर हम अब एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो हम नकल करने की कोशिश करने लगेंगे, और नकल करने से क्या होगा कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो यूनिकनेस है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स ने विल्सन को क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे देशों को कॉपी करने लगें, उनके सिस्टम्स को कॉपी करने लगें, ठीक है। तो विल्सन ने इस बात का जवाब दिया कि कंपैरिजन का मतलब नकल करना नहीं होता है, बल्कि कंपैरिजन करने से हम ये समझ पाते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच कैन वर्क एंड व्हाट आर द थिंग्स विच कैन नॉट। कौन सी चीज़ काम करेगी अमेरिका में और कौन सी चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। कंपैरिजन से हम दूसरे देशों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एंड वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है। वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड वी कैन फिल्टर दैट नॉलेज थ्रू कल्चरल लेंस। इसका मतलब क्या है? फिल्टर्ड थ्रू कल्चरल लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फिल्टर्ड थ्रू कल्चरल लेंस का मतलब है, ये किताब में भी है और विल्सन ने अपने शब्दों में भी लिखा है। फिल्टर्ड थ्रू कल्चरल लेंस का मतलब है कि उनकी चीज़ों को अमेरिका के कल्चर के हिसाब से हम समझ के अपने देश में उतारने की कोशिश करें। मतलब जैसे का तैसा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई चीज़ काम करती है, ज़रूरी तो है नहीं कि वहाँ पे जो चीज़ काम करती है वो अमेरिका में भी काम करे। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो चीज़ काम करती है उसको अगर हम अमेरिका के कल्चर के हिसाब से अगर हम स्टडी करें और अमेरिका के हिसाब से हम अडॉप्ट करें, ठीक है। पूरी तरीके से चेपने वाली बात नहीं है, उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके अमेरिका में के जो कल्चर है उसकी जो वहाँ पे तौर तरीका है उसके हिसाब से हम ज़रूरी बदलाव करके कोई अच्छी चीज़ अगर किसी देश की है तो उसको हम अपने यहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, इफ़ आई सी अ मर्डरस फेलो शार्पनिंग द नाइफ
क्लेवरली आई कैन बोरो हिज वे ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ विदाउट बोरोइंग हिज प्रोबेबल इंटेंशन टू कमिट मर्डर विद इट। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी खूनी को अपना चाकू में धार देने की, अगर मान लो कि कोई खूनी है और वो अपने चाकू में धार दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से धार दे रहा है, उसके पास काफ़ी अच्छी स्किल है उस चाकू में धार देने की, तो सिर्फ मैं वो धार देने वाली जो चीज़ है, जो वो कला है, वही उससे सीखने की कोशिश करूँगा, ना कि मर्डर करने की जो उसकी इच्छा है। समझ आ रही बात? तो ये कहने का मतलब है कि मैं अगर किसी से कोई चीज़ देखता हूँ और कोई चीज़ सीखूंगा तो उससे अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगा, ना कि कोई बुरी चीज़ें। तो अगर हम किसी दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हम बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इस बेसिस पे वुडरो विल्सन ने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही थी। चलिए आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और जो भी उनके व्यू थे, फिर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम एनालिसिस देखेंगे कि कैसे हम वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो ये सारी एनालिसिस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे विल्सन के टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।